आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने राज्यसभा और लोकसभा जो है उसके बारे में डिस्कस किया था और जितना भी कुछ उसमें बताने वाला था वो मैंने आपको बता दिया था और मैंने आपको बोला था कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है उनके बारे में कवर करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें भी हम कल की क्लास की तरह ही कंपैरिजन के साथ जो है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे हमने कल जो है राज्यसभा लोकसभा का कंपैरिजन जो है वो किया था और उसी के साथ साथ हमने स्टेट लेजिस्लेचर जो थी वो भी कवर करी थी। तो आज की क्लास में भी हम वैसे ही कवर करेंगे और जिस तरीके से मैंने कल आपको नोट्स जो है वो बनाने को कहा था वैसे ही आज भी आपको नोट्स जो है वो बनाने हैं। मैंने जो बच्चे जो हैं ये इन लेक्चर्स को पब्लिकली देख रहे हैं उनको मैंने बताया था कि आप सेंटर में आपको जो है एक लाइन खींच लेनी है और अपने नोट्स जो है वो बनाते रहना। और जो मेरे जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बोला था कि जितना मैं आपको यहाँ पे नोट करवाऊं वो भी आपको नोट डाउन करना है और उसके अलावा जो नोट्स जो बनते हैं वो भी आपको बनवाए जाएंगे। तो आज की क्लास में भी आपको ऐसे ही करना है। जो पेड स्टूडेंट्स हैं जो मैं आपको कंपैरिजन करवाता जाऊंगा, कल मैंने आपसे 5-6 पेजेस जो है वो छुड़वाए थे, तो वो जो कंपैरिजन मैं आपसे करवाता जाऊंगा आज भी उसी तरीके से कंपैरिजन करेंगे। एक साइड पे राज्यसभा, दूसरे साइड पे लोकसभा। तो राज्यसभा में आपके चेयरमैन होते हैं तो चेयरमैन के बारे में लिखेंगे, देन आपके वाइस चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन के बारे में लिखेंगे। वहीं पे यहाँ पे प्रो टर्म स्पीकर होते हैं, नॉन स्पीकर होते हैं और एक डेप्यूटी स्पीकर होते हैं। तो इन तीनों के बारे में इस साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के नोट्स भी आपको इसी तरीके से बनाने हैं जैसे आपने कल बनाए थे और उसके अलावा जो फर्दर जो एक्स्ट्रा लिखवाने वाला होगा जो आपका मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको अलग से वो उसके नोट्स जो हैं इनके नोट्स जो है इनको अलग रखना और उनके नोट्स भी जैसे हम रेगुलर नोट्स अपने बनाते हैं उनके नोट्स आप एज इट इज ही बनाते रहना, ठीक है। तो कल हम कर रहे थे यहाँ पे इस साइड पे हमने राज्यसभा के बारे में किया था और मैंने आपको बताया था कि जो स्टेट्स होती हैं वहां पे लोकसभा की इक्विवेलेंट कौन होती है आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और जो राज्यसभा होती है उसके इक्विवेलेंट कौन होती है आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो काउंसिल होती है उसके भी एज इट इज चेयरमैन होते हैं और यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके भी एज इट इज ही आपके स्पीकर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और यहाँ पे प्रोटम स्पीकर। सेम यहाँ पे प्रोटम स्पीकर, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और यहाँ पे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, ठीक है। तो इसी तरीके से आज इनके बारे में नहीं करवाऊंगा क्योंकि एग्जैक्ट सेम पावर्स है, ठीक है। एग्जैक्ट सेम है, जो पावर्स यहाँ पे स्पीकर के पास है सेम पावर्स यहाँ पे स्पीकर के पास है। जो इनका इलेक्शन मेथड है सेम इनका इलेक्शन मेथड है। जो पावर्स यहाँ पे है वही पावर यहाँ पे। जो इनको अपॉइंट करते हैं जैसे यहाँ पे इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके गवर्नर, बस इतना चेंज है और कोई चेंज नहीं है, ठीक है। बाकी जो बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा सेम बिल्स जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगे। जो पावर्स यहाँ पे रहेंगी सेम पावर्स वहां पे रहेंगी। सेम ऐसे ही जो पावर्स यहाँ पे आपके चेयरमैन की रहेंगी वहां पे भी चेयरमैन की रहेंगी। जो पावर्स यहाँ पे वाइस चेयरमैन की रहेंगी वहां पे भी वाइस चेयरमैन की रहेंगी, ठीक है। तो इनके बारे में आज नहीं करवाया जाएगा और इनके अलग से आपको नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो बस इन्हीं के नोट्स जो है वो आपको बनाने हैं और जब पढ़ना है तब इतना ध्यान में रखना है कि ये चीज भी सेम होती है। बस फर्क सिर्फ कितना है, अपॉइंटमेंट का फर्क है। यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, वहां पे आपके गवर्नर जो है वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो कल हमने कर लिया था कि किस तरीके से जो आपकी लोकसभा जो है वो चुनी जाती है। यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ओपन बैलेट सिस्टम होता है, ठीक है। ओपन बैलेट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो वोट होती है वो दिखा के डाली जाती है, ठीक है। वो भी आज की क्लास जो है थोड़ा सा आज की क्लास में बता दूंगा, अदरवाइज जो है जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें प्रॉपर अच्छे से बताया जाएगा कि किस तरीके से जो है आपकी जो एमएलएस या एमपी होते हैं उनकी डिफेक्शन जो है किस तरीके से हो सकती है या व्हिप जो है वो किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो क्लास हम अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले राज्यसभा का देखते हैं, ठीक है। राज्यसभा को जो हेड करते हैं वो होते हैं आपके चेयरमैन, ठीक है। जो आपकी राज्यसभा को हेड करते हैं उनको कहा जाता है चेयरमैन। और चेयरमैन कौन होते हैं, वो होते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इनकी कोई भी इलेक्शन नहीं होती चेयरमैन के लिए। कोई भी इलेक्शन जो है राज्यसभा में कोई भी इलेक्शन जो है चेयरमैन के लिए कंडक्ट नहीं करवाई जाती। जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही आपके एक्स ऑफिशियो जो है
चेयरमैन उनको बना दिया जाता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है कि कोई इंसान जो वाइस प्रेसिडेंट बन गया है वो ऑटोमेटिकली आपका राज्यसभा का चेयरमैन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब होता है आपका एक्स ऑफिशियो का, ठीक है। तो जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो आपके एक्स ऑफिशियो बन जाते हैं चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। तो इसके लिए आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, और उसके अलावा जब वो, मैंने आपको बताया था ना कि मान लो जब आपके प्रेसिडेंट जो है वो एब्सेंट हो या अपना ऑफिस जो है उनका वेकेट हो, उस टाइम पे आपके जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या एक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है। जब वो प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे होंगे आपके वाइस प्रेसिडेंट, उस टाइम पे वो चेयरमैन नहीं रहते, ठीक है। उस टाइम पे वो चेयरमैन नहीं रहते। तो उस टाइम पे चेयरमैन की जो काम है वो कौन देखेगा, एक और बंदा अपॉइंट किया जाता है जिसको कहा जाता है वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ठीक है। तो जो वाइस चेयरमैन जो होता है वो उस टाइम पे जब वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हो, या मान लो प्रेसिडेंट कहीं बाहर गए हो, फॉरेन के किसी दौरे पे गए हो, किसी कंट्री को विजिट करने के लिए गए हो, तो प्रेसिडेंट का ऑफिस जो होता है वो वेकेंट हो जाता है। अब प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो वेकेंट नहीं हो सकता क्योंकि देश में और काम भी होते हैं, ठीक है। उस टाइम पे जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सिर्फ उतनी ड्यूरेशन के लिए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं रहते। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट वाले काम जो है वो करने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे ये जो चेयरमैन होते हैं उनकी, वो जो हमारे जो वाइस चेयरमैन चुने जाते हैं उनको उतने टाइम के लिए आपका चेयरमैन जो है वो लगा दिया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा जो ये होते हैं आपके जो ये तो हो गया कि चेयरमैन चुने कैसे जाएंगे। अब इनको रिमूव कैसे किया जाएगा। तो जो चेयरमैन होते हैं वो किस तरीके से रिमूव हो सकते हैं, वो तभी रिमूव हो सकते हैं जब उनको वाइस प्रेसिडेंट के पद से रिमूव किया जाएगा, ठीक है। एक ही एक कंडीशन होती है इनके रिमूवल की कि जब इनको वाइस प्रेसिडेंट के पद से रिमूव कर दिया जाएगा उस टाइम पे ये चेयरमैन ऑफ वो भी राज्यसभा भी नहीं रहेंगे। और ये किस तरीके से रिमूव होते हैं, वही सेम प्रोसीजर जिस तरीके से आपके वाइस प्रेसिडेंट जो है उनको रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो उनका जो है रिमूवल जो है वो लाया जाता है हाउस में, ठीक है। और क्या कहते हैं 50 मेंबर्स जो होते हैं वो करने चाहिए। उस रिमूवल को लाने के लिए 50 मेंबर्स का रेजोल्यूशन चाहिए होता है। देन क्या कहते हैं आपकी इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ उस रेजोल्यूशन को पास किया जाता है। देन सेकंड हाउस में भेजा जाता है, वहां पे पास किया जाता है। देन वो प्रेसिडेंट के पास आता है, प्रेसिडेंट उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं और फाइनली आपके जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। जैसे ही आपके वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएंगे वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये था आपका इनके रिमूवल का। उसके अलावा जब इनको रिमूव किया जाता है, ठीक है, और जब रिमूव किया जाएगा तो हाउस जो होगा, मैंने बोला इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ रिमूव किया जाता है, तो जब रिमूव किया जाएगा तो हाउस में इनके ऊपर वोटिंग होगी, ठीक है। तो जब वोटिंग होगी, ठीक है, मान लो हाउस कितना है 245 है, ठीक है, 245 है इसकी राज्यसभा की वो टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अब ये लोग क्या करेंगे, वोटिंग डालेंगे, ठीक है। और वो वोटिंग जो है कौन सी मेजॉरिटी के साथ पास होनी है, इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ, ठीक है। तो जब ये वोटिंग हो रही होगी तो चेयरमैन जो है, ठीक है, चेयरमैन जो है ये उस वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते एट फर्स्ट, ठीक है। पहले इंस्टेंस में ये अपने रिमूवल के ऊपर वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन इन केस वोटिंग के बीच में टाई हो जाए, ठीक है, मतलब इनको रिमूव करने वाले लोगों की संख्या और इनको बचाए रखने वाले लोगों की संख्या जो है वो इक्वल हो, उसी टाइम पे जो आपके चेयरमैन जो होते हैं, या जिनको कह लो कि जो आपके वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, वो उस टाइम पे वोट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज पहले इंस्टेंस में उनको वोटिंग का, जब उनको रिमूव कर दी हो रहे होते हैं उस टाइम पे वो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। उसके अलावा ये तो हो गया उनका रिमूवल का मेथड। उसके अलावा जब ये हाउस में होते हैं, ठीक है, जब ये हाउस में होते हैं तो ये क्या करते हैं, हाउस में मीटिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है, बिल्स वगैरह डिस्कशन होती है, तो उस टाइम पे ये जो है बिल्स जो है उनको डिस्कस कर सकते हैं, उनके ऊपर बात जो है वो कर सकते हैं, लेकिन ये जो है उनकी वोटिंग में पार्ट नहीं ले सकते, ठीक है। वो जो हाउस है उसकी वोटिंग में पार्ट ये लोग ये नहीं ले सकते। लेकिन अगर अगेन टाई हो जाता है तो उस टाइम पे ये वोटिंग में पार्ट ले सकते हैं। और वोटिंग में पार्ट इनको लेने क्यों नहीं दिया जाता, क्यों? क्योंकि वोटिंग एक जो है वो आपका लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस। और ये जो है वाइस प्रेसिडेंट है, मैंने आपको करवाया था, ये किसका पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव का पार्ट होने के साथ साथ जो लेजिस्लेचर में वोटिंग का राइट है ना, वो एक एमपी के पास है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास है। लेकिन आपके ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं होते, ठीक है, इनको तो लाया जाता है क्योंकि ये एक्स ऑफिशियो पोस्ट है, ठीक है।
वाइस प्रेसिडेंट ये चुने गए, इसी वजह से इनको चेयरमैन जो है वो बना दिया गया। अब ये एमपी नहीं है तो इस वजह से पहली बार में ये वोट जो है वो नहीं डाल सकते। वो वोटिंग का अधिकार जो होता है वो सिर्फ एमपीज के पास होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि फर्स्ट इंस्टेंस में आपके जो चेयरमैन जो है वो वोट नहीं डालेंगे। ठीक है, और अदरवाइज अगर टाई हो जाता है, ठीक है, कोई बिल जो है वो पास करना है 50% मेजॉरिटी के साथ पास करना है, तो 245 में से मान लो आधों ने बोल दिया कि बिल को जो है वो पास ना करो और 245 में से आधों ने बोल दिया कि बिल जो है उसको पास कर दो। ठीक है, उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट जो होते हैं आपके, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, वो अपना कास्टिंग वोट जो है उस टाइम पे कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज को कहा जाता है कास्टिंग वोट। ठीक है, तो ये सारा जो था ये था आपका चेयरमैन के बारे में। अब इसी के साथ देख लो वाइस चेयरमैन के बारे में। वाइस चेयरमैन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कब एग्जिस्टेंस में आएंगे या इनका चुनाव जो है वो कब होता है, जब आपका हाउस जो है ये सेशन में आ जाता है, उसी के साथ आपके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है उनको चुन लिया जाता है। ठीक है, जैसे ही नए प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चुने जाएंगे तो उनको चुनने के साथ ही उनको क्या लगा दिया जाएगा, चेयरमैन ऑफ आपका राज्यसभा। अब आते हैं आपके सॉरी वाइस चेयरमैन नहीं, डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं यहाँ पे, डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन। और ये जनरली जो है कंसेप्शन ये रहती है कि जो एल्डेस्ट अमंग द मेंबर्स होते हैं ना, उनको जो है डेप्यूटी चेयरमैन वो लगा दिया जाता है। ठीक है, तो आपके चेयरमैन कौन थे, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, अब जो बाकी बचे हुए लोग हैं, ठीक है, 245 जो मेंबर्स जो हैं वहां के आपके राज्यसभा के, अब उनमें से जो एल्डेस्ट मेंबर होंगे, जनरली ये कह दिया जाता है कि जो एल्डेस्ट मेंबर होते हैं उनको यहाँ पे वो चुन लिया जाता है आपका डेप्यूटी चेयरमैन। जनरल कंसेप्शन तो ये रहती है। और उसके अलावा ये जो है मान लो कि कभी ऐसा मौका हो कि डेप्यूटी चेयरमैन भी ऑफिस में ना हो। ठीक है, अब जब चेयरमैन जो थे वो ऑफिस में नहीं थे तो उनकी जगह पे कौन आ गए, डेप्यूटी चेयरमैन। अब जब मान लो इनकेस डेप्यूटी चेयरमैन और चेयरमैन भी चले गए हैं कहीं पे, ठीक है, बाहर घूमने चले गए या कहीं और चले गए, उस टाइम पे ये क्या करते हैं, पैनल जो है वो चुन लेते हैं, पैनल ऑफ चेयरपर्सन। एक पैनल जो है वो चुन लिया जाता है। अगर ये दोनों ऑफिस में नहीं है तो 10-15 लोगों का वो जो पैनल होता है, वैसे एज इट इज जो है इनका वो नहीं दिया गया कि इनकी संख्या जो है वो कितनी होगी, लेकिन एक पैनल जो है वो चुन लिया जाता है। और उस पैनल में हाइपोथेटिकली मान लो कि 10 लोग जो है उनको कह दिया जाता है कि अगर हम दोनों में से वो जो है कोई भी ऑफिस में नहीं होगा तो इन 10 लोगों को सीरियल ऑर्डर में बता दिया जाता है कि पहले अगर हम दोनों ऑफिस में नहीं है तो ए जो होगा वो चेयरमैन जो है चेयरमैन बन जाएगा, अगर ए भी नहीं होगा तो बी जो है वो चेयरमैन बन जाएगा, बी भी नहीं होगा तो सी चेयरमैन बन जाएगा, सी भी नहीं होगा तो डी चेयरमैन बन जाएगा। ऐसे 10-15 लोग जो होते हैं उनको चुन लिया जाता है। ठीक है, तो जब आपके डेप्यूटी चेयरमैन या चेयरमैन जो है दोनों ऑफिस में नहीं होते, तब इन लोगों में से कोई एक बंदा जो है वो एक्ट करता है आपका चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो ये होता है आपका राज्यसभा का सारा प्रोसेस। अब इनको जो है इनके रिमूवल का जो है, जो आपके डेप्यूटी चेयरमैन है, इनको रिमूव जो है वो किस तरीके से किया जाता है, इनको रिमूव किया जाता है बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी, और वो इफेक्टिव मेजॉरिटी किसकी होनी चाहिए, 245 की। ठीक है, यहीं पे, क्योंकि ये इसके है ना आपके राज्यसभा के हैं। ठीक है, तो यहीं पे देखा जाएगा। ठीक है, और जैसे लोकसभा का आएगा तो वहां पे कौन होते हैं आपके स्पीकर, तो जब स्पीकर को रिमूव करने की बात आएगी तब वो सिर्फ लोकसभा में जो है वो बिल जो है वो पास होगा या रेजोल्यूशन जो होगी वो पास होगी। जब राज्यसभा की बात हो रही है तो वो जो रेजोल्यूशन जो होगा वो आपका राज्यसभा में पास होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इफेक्टिव। और आपकी जो ये है लक्ष्मीकांत है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहती है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है यहाँ पे भी। स्पीकर के केस में भी वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहती है, डेप्यूटी स्पीकर के केस में भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहती है। ठीक है, लेकिन दोनों के केसेस में तीनों के केसेस में स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और आपका डेप्यूटी चेयरमैन, तीनों के केसेस में इफेक्टिव मेजॉरिटी है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है। इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ वो जो रेजोल्यूशन जो है अगर वो पास हो जाता है और उनको जो है डेप्यूटी स्पीकर को जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा, लेकिन 14 दिन पहले उनको नोटिस देना होगा। 14 दिन पहले उनको नोटिस देना होगा कि हम आपके अगेंस्ट जो है इस तरीके का रेजोल्यूशन जो है वो लेके आ रहे हैं, इस वजह से आपके अगेंस्ट ये रेजोल्यूशन लाया जा रहा है कि आपने ये काम जो है या
ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो है आपने नहीं निभाई या फिर यहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चले गए, तो इस वजह से आपको जो है रिमूव किया जा रहा है। ये 14 दिन पहले उनको नोटिस दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो जो है उसके ऊपर अपनी सफाई जो है वो दे सके, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चलता है कि डेप्यूटी स्पीकर जो है, सॉरी डेप्यूटी चेयरमैन जो है उनको किस तरीके से रिमूव किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपके डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं, ठीक है, ये कौन है? अब ये एक एमपी है, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि एलएस मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के, उनको डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो लगा दिया जाता है। अब ये किसी भी तरीके से जो आपका चेयरमैन होगा ना, चेयरमैन, उसको आंसरेबल नहीं होते, ठीक है, उसको आंसरेबल ये नहीं होते। ये जो अपने बाकी के मेंबर्स होते हैं, आपके राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, उनको जो है ये क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट करते हैं और उन्हीं के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू एमपीज ऑफ राज्यसभा एंड नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द चेयरमैन, ठीक है। तो ये है थोड़ा सा डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में, आपको इतना पता जो है वो होना चाहिए था। अब ये क्लियर हो गया, आपको चेयरमैन क्लियर हो गए, ठीक है। चेयरमैन नहीं होंगे तो डेप्यूटी चेयरमैन होंगे, उनको किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा। जो एल्डेस्ट मेंबर होगा राज्यसभा का, उसको जो है डेप्यूटी चेयरमैन वो लगा दिया जाता है। जब ये अपनी सीट पे नहीं होंगे, चेयरमैन जो होंगे वो अपनी सीट पे नहीं होंगे, तब डेप्यूटी चेयरमैन जो है उनकी जगह वो ले लेंगे, ठीक है। और वो जो हाउस के जो डेली वर्क्स जो है उनको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब जब डेप्यूटी चेयरमैन नहीं होंगे तो उनकी जगह पे कौन आएगा? पैनल ऑफ चेयरपर्सन, ठीक है। तो आपका थर्ड जो चीज इसमें इंपॉर्टेंट आती है वो होती है पैनल ऑफ चेयरपर्सन। ठीक है, तो ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो होते हैं, इनको चेयरमैन जो होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं। जो आपके चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन कौन है? आपके वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। जो चेयरमैन होते हैं वो इनको नॉमिनेट कर देते हैं कि ये 10 लोग, जब मैं ऑफिस में नहीं होऊंगा, ठीक है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन जब है अपने ऑफिस में नहीं होंगे, या फिर डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो अपने ऑफिस में नहीं होंगे, उस टाइम पे क्या होगा कि एक पैनल जो है उसको इलेक्ट कर दिया जाएगा, उसको सॉरी नॉमिनेट कर दिया जाएगा बाय चेयरमैन। चेयरमैन ही नॉमिनेट करेंगे, ये नॉमिनेट करेंगे 10-15 लोगों को कि हम जो है जब हम यहाँ पे ऑफिस में नहीं होंगे तब आप लोग जो है आप लोग प्रिसाइड करोगे मेरी पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे? चेयरमैन की पोजीशन पे, ठीक है। तो ये कह दिया जाता है चेयरमैन के द्वारा ही। लेकिन बट दे कैन नॉट प्रिसाइड व्हेन द ऑफिस ऑफ चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन इज फॉल वेकेंट, ठीक है। वो सिर्फ अगर वो अपने ऑफिस से एब्सेंट है, ठीक है, अगर वो अपने ऑफिस से एब्सेंट है, उसी टाइम पे पैनल जो है, पैनल में जो भी बंदे जो है चुने जाएंगे, उनमें से कोई एक बंदा जो है वो चेयरमैन की पोजीशन पे जाके बैठेगा, ठीक है। लेकिन अगर उनका ऑफिस जो है वो वेकेंट हो गया, वेकेंट किस तरीके से हो गया कि या तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, ठीक है, चेयरमैन ने रेजिग्नेशन दे दिया है, या चेयरमैन को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। एब्सेंट 3 चीजें होती हैं, एक होते हैं एब्सेंट, एक होते हैं रिमूवल, ठीक है, एक होता है रेजिग्नेशन, ठीक है। ये वैकेंसी जो है वो 3 तरीके से, VACANCY, वैकेंसी जो है 3 तरीके से क्रिएट होती है। या तो कोई बंदा एब्सेंट हो, ठीक है, या वो रिमूव कर दिया जाए, REMOVE, रिमूव कर दिया जाए, या फिर वो रिजाइन कर दे, ठीक है। रिजाइन करने का मतलब क्या होता है कि खुद से रेजिग्नेशन अपना दे देना, कि मैं जो है अपना रेजिग्नेशन जो है वो खुद से देता हूं। रिमूव का मतलब क्या होता है कि उसको जो है ऑफिस से निकाल देना, ठीक है, उसको फायर कर देना। एब्सेंट का मतलब क्या होता है कि वो बंदा छुट्टी पे है, ठीक है, बीमार हो गया है या कुछ हो गया है, वो बंदा छुट्टी पे है, ठीक है। तो ये जो है पैनल जो है तभी बन पाएगा, तभी चेयरमैन की पोजीशन पे बैठ पाएगा जो पैनल वाला बंदा होगा, अगर वो अपने ऑफिस से एब्सेंट होंगे, ठीक है, या कहीं वो बाहर घूमने गए हैं, किसी ऑफिस के काम से बाहर हैं, राज्यसभा की चेयरमैनशिप जो है उसको वहां पे चेयरमैन के पद पे वो जो है नहीं बैठ सकते, क्यों? क्योंकि उनको बाहर जाना है, किसी देश को विजिट करना है, ठीक है। तो उसी केस में ये जो पैनल जो होगा वो चेयरमैन की सीट पे जो है वो बैठेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर उनको रिमूव कर दिया गया है या उन्होंने रिजाइन कर दिया है, तब ये पैनल जो है, पैनल के जो लोग जो हैं वो वहां पे नहीं बैठ सकते, ठीक है। अगर इनको रिमूव किया गया है और जो रिजाइन किया गया है इनके द्वारा, तो नए इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे और नए से हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चुने जाएंगे और उन्हीं वाइस प्रेसिडेंट को जो है चेयरमैन लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी थी आपकी कहानी चेयरमैन की, वाइस चेयरमैन, सॉरी डेप्यूटी चेयरमैन की, एंड देन पैनल ऑफ चेयरपर्सन की।
ठीक है। तो ये सारी कहानी थी आपकी राज्यसभा की। सेम कहानी चलती है आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, ठीक है। तो वहां पे ये जो है क्या कहते हैं, गवर्नर जो है अपनी मर्जी से एक बंदा जो है वो अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे वाइस गवर्नर जैसी कोई भी चीज नहीं होती। तो गवर्नर अपनी मर्जी से एक बंदा जो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में गवर्नर जो है एक बंदा जो है अपॉइंट कर देते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, चेयरमैन, ठीक है। और वो चेयरमैन जो होता है वो देन एल्डेस्ट मेंबर जो होता है आपके वहां पे एमएलसीज में, जो एल्डेस्ट मेंबर होता है उसको वाइस चेयरमैन जो है वो चुन लिया जाता है, ठीक है। एंड देन आपका एक पैनल जो है वो चुना जाता है चेयरमैन के द्वारा कि अगर हम दोनों जो है ऑफिस में नहीं होंगे तब ये पैनल जो है इस पे डिसाइड करेगा या प्रिसाइड करेगा चेयरमैन की पोजीशन के ऊपर, ठीक है। अगर चेयरमैन नहीं होंगे तो वाइस चेयरमैन प्रिसाइड करेंगे, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन दोनों नहीं होंगे तो ये पैनल में से कोई एक बंदा जो है वो वहां पे प्रिसाइड करेगा स्टेट लेजिस्लेटिव की जो चेयरमैन की पोजीशन होगी वहां पे, ठीक है। तो ये सारा था आपका राज्यसभा के बारे में। अब देखते हैं लोकसभा के बारे में।